भारत के सर पर मंडरा रही है आफत। पानी की किल्लत से जूझ सकता है भारत। हिमालय में हो रही उथल पुथल से वैज्ञानिक परेशान। दोस्तों, बाबा वेंगा ने भारत के लिए जो भविष्यवाणियां की थी, उनमें एक भविष्यवाणी ये भी थी कि एशिया के देश पानी की किल्लत से जूझेंगे। हालांकि अब बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सही होती नजर आ रही है। दरअसल भारत समेत पूरी दुनिया में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है और इसके पीछे वजह है ग्लोबल वार्मिंग। लगातार बढ़ती मांग के कारण विश्व स्तर पर 1960 के बाद से पानी की निकासी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में दुनिया भर की 1/4 आबादी पानी की भारी किल्लत से जूझ रही है। कई शोध के मुताबिक जल संकट का सामना करने वाले शहरों में ज्यादातर नदियों के किनारे बसे शहर हैं और यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। नदियों के पानी का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया गया है। बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल के कारण नदियों और जलाशयों की स्थिति बिगड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि 2025 तक दुनिया की 1.8 अरब आबादी भारी जल संकट का सामना कर रही होगी। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस मामले में एक बड़ा स्पेस मिशन ग्रेस मिशन लॉन्च किया था। 15 साल चले मिशन में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए धरती पर जल स्रोतों की स्थिति और जल के वितरण को समझने की कोशिश की गई। इस मिशन से पता चला कि दुनिया के वो हिस्से जहां पानी भरपूर मात्रा में है और उन्हें पानी मिल रहा है, जबकि दूसरे हिस्से सूखते जा रहे हैं। इस पैटर्न से दिखा था कि पानी वाले इलाकों में बार बार बाढ़ आ रही है तो सूखे इलाकों में सूखा पड़ रहा है। दुनिया की आबादी का 17.5% हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन यहाँ धरती के ताजे पानी के स्रोत केवल 4% हैं। लोग एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण अधिक खरीद रहे हैं। देश में बिजली की कुल जरूरत का 65% से अधिक थर्मल पावर प्लांट से आता है और इसमें पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो उत्पादन के लिए पानी की मांग भी बढ़ेगी। इसके अलावा शहरीकरण का बढ़ता दायरा और बारिश के पानी का बर्बाद होना भी बड़ी समस्या है। देश में पीने के पानी की जरूरत का 85% भूजल से पूरा होता है। कुछ वक्त पहले भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक चेन्नई में पानी का संकट अखबारों की सुर्खियां बना। उस वक्त बहस छिड़ी कि बढ़ते उद्योग, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन का असर किस तरह कहर बरपा सकता है। इससे पहले भीषण सूखे की वजह से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में प्रति व्यक्ति रोजाना 50 लीटर पानी सप्लाई की सीमा लागू की गई थी। इसके पहले ब्राजील के साओ पाउलो और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। हालांकि अब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे भारत में पानी का संकट और बढ़ सकता है। दरअसल हिमालय के इलाके में की गई रिसर्च से वैज्ञानिकों को पता चला है कि आने वाले वक्त में भारत में पानी का बड़ा संकट हो सकता है और इसकी वजह है हिमालय के ग्लेशियर जो तेजी से पिघल रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर ये ग्लेशियर इसी तरह से पिघलते रहे तो भारत में प्रलय आ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी संकट के बारे में बताने वाला हूं, जो हिमालय से निकलकर भारत के मैदानी इलाकों में कहर बरपाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हिमालय में मौजूद ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल क्यों रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। भारत की नदियों पर मंडराया सूखने का खतरा। बूंद बूंद पानी को तरसेंगे भारत के करोड़ों लोग। दोस्तों, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां नदियों को भी भगवान की संख्या दी जाती है। भारत में लोग गंगा जैसी नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अगर सूख जाएंगी तो क्या होगा। दोस्तों, इस बात को सोचने भर से आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसी तेजी के साथ अगर हिमालय की बर्फ पिघलती रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लग जाएंगे। हालांकि अब भी ये हो रहा है,
लेकिन ये रफ्तार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इससे भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान समेत कई देश अगले कुछ सालों में पानी की भयानक किल्लत से जूझने वाले हैं। यानी इन देशों के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, क्योंकि इन देशों की ज्यादातर नदियां तो हिमालय के ग्लेशियर से ही निकलती हैं, चाहे वो गंगा हो, सिंध हो या फिर ब्रह्मपुत्र। हाल ही में एक रिसर्च हुई है जिसमें यह खुलासा हुआ कि हिमालय के ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। ये रफ्तार इतनी तेज है कि आने वाले 10 सालों में हिमालय के पहाड़ों में केवल पत्थर दिखाई देंगे, यहाँ बर्फ केवल नाम मात्र की होगी। शोधकर्ताओं की माने तो हिमालय के ग्लेशियर्स ने पिछले कुछ दशकों में 400 से 700 साल पहले हुए ग्लेशियर विस्तार की तुलना में औसतन 10 गुना तेजी से बर्फ खो दी है। ग्लेशियर विस्तार की उस अवधि को आइस एज कहा जाता है। जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित इस रिसर्च से पता चलता है कि हिमालय के ग्लेशियर दुनिया के अन्य हिस्सों के ग्लेशियर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। इस रिसर्च के सामने आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि आने वाले सालों में अगर इसी तरह हिमालय के ग्लेशियर पिघलते रहे तो भीषण तबाही मचेगी, प्रलय आ जाएगा। भारत में मौजूद कई बड़ी नदियां सूख जाएंगी। भारत ही नहीं, हमारे कई पड़ोसी मुल्क तक बूंद बूंद को तरस जाएंगे। हिमालय की बर्फ की पिघलने की ये रफ्तार लिटिल आइस एज के समय से औसतन 10 गुना तेज है। लिटिल आइस एज वो काल था जब बड़े पहाड़ी ग्लेशियर का विस्तार हो रहा था। ये काल 14वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य हुआ। इस शोध में एक और डराने वाली बात सामने आई कि हिमालय के ग्लेशियर दुनिया के अन्य ग्लेशियर की तुलना में ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि हिमालय के ग्लेशियर में भी सबसे ज्यादा नेपाल में पिघल रहे हैं। पूर्वी नेपाल और भूटान के इलाके में इनके पिघलने की दर सबसे ज्यादा है। यह स्टडी नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। इंग्लैंड में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने यह स्टडी की है। इन वैज्ञानिकों ने लिटिल आइस एज के बाद से अब तक हिमालय के 14,758 ग्लेशियर्स का अध्ययन किया है। रिसर्च में ग्लेशियर की सतह, बर्फ का स्तर, मोटाई, चौड़ाई और पिघलने की दर की स्टडी की गई थी। वैज्ञानिकों को रिसर्च में पता चला कि ग्लेशियरों ने 390 घन मीटर बर्फ खो दी है। बर्फ पिघलने के कारण पानी ने दुनिया भर में समुद्र के स्तर को 0.92 मिलीमीटर और 1.38 मिलीमीटर के बीच बढ़ा दिया है। अगर बर्फ पिघलने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो समंदर किनारे बसे कई शहर पानी में समा सकते हैं। हिमालय के ग्लेशियर का इतनी तेजी से पिघलना भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर हिमालय पर हैं और इसीलिए इसे तीसरा ध्रुव यानी कि थर्ड पोल भी कहा जाता है। भारत और भारत के पड़ोसी देशों की ज्यादातर नदियां हिमालय के ग्लेशियर से ही निकलती हैं, इसीलिए इसका सीधा असर इन देशों पर ही पड़ेगा। स्टडी में इस बात की चेतावनी दी गई है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। ग्लेशियर के पिघलने से खतरा इतना ही भर नहीं है, एक और बड़ी समस्या सामने आई है। हिमालय पर ग्लेशियर के पिघलने की तेज गति से कई झीलों का निर्माण हो गया है जो खतरनाक है। अगर इन झीलों की बाउंड्री टूटती है तो केदारनाथ जैसे हादसे हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हिमालय के ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं? कहीं हिमालय के ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की वजह इस इलाके में 56 साल पहले खोया हुआ प्लूटोनियम तो नहीं? दोस्तों, इस वीडियो में आगे आप लोगों को इसी प्लूटोनियम के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर ये प्लूटोनियम ही ग्लेशियर के पिघलने की वजह क्यों हो सकता है। क्या प्लूटोनियम की वजह से पिघल रहे हैं ग्लेशियर? 58 साल पहले नंदा देवी पर गुम हुए थे प्लूटोनियम कैप्सूल। क्या इन्हीं कैप्सूल की वजह से पिघल रहे हैं ग्लेशियर? दोस्तों, हिमालय में मौजूद ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की रिसर्च तो सामने आ गई है, लेकिन इस रिसर्च को करने वाले वैज्ञानिक ये नहीं बता पाए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो आर्कटिक के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी के साथ नहीं। इसी साल फरवरी में उत्तराखंड के चमोली में भी एक ग्लेशियर के टूटने से तपोवन में तबाही आई थी। तब भी इसी बात पर चर्चा हुई कि आखिर ग्लेशियर के टूटने के पीछे 58 साल पहले नंदा देवी पर्वत से गायब हुआ प्लूटोनियम तो नहीं है। पिछले साल उत्तराखंड के पर्यावरण मंत्री सतपाल महाराज ने भी नंदा देवी में गुम हुए प्लूटोनियम पैक की वजह से चिंता जताई थी। दरअसल 58 साल पहले एक बेहद सीक्रेट मिशन को अमेरिका और भारत ने मिलकर अंजाम दिया था। इसी मिशन के दौरान नंदा देवी के पहाड़ों पर बर्फ में ये प्लूटोनियम गायब हो गया था
और तब से लेकर आज तक ये कहां है किसी को नहीं पता। हो सकता है कि इसी प्लूटोनियम की वजह से नंदा देवी के साथ साथ हिमालय के कई ग्लेशियर्स की बर्फ तेजी से पिघल रही हो। दरअसल 58 साल पहले प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल नंदा देवी पर्वत पर कहीं गुम हो गए थे, जो आज भी वहीं मौजूद हैं। और ये प्लूटोनियम इतना खतरनाक है कि ये कभी भी भारत में तबाही ला सकता है। अब आप लोगों को मन में सवाल कौध रहा होगा कि आखिर इतना खतरनाक सामान नंदा देवी की चोटी तक पहुंचा कैसे। तो आज मैं आप लोगों को 58 साल पुराने उस रहस्य के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होगा। ये बात है साल 1965 की। ये वो वक्त था जब चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। तब अमेरिका ने चीन पर नजर रखने के लिए एक प्लान बनाया। ये प्लान भारत की मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता था, इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने चीन की बढ़ती ताकत पर निगरानी के लिए भारत को भी साथ लिया। अमेरिका ने भारत के सामने नंदा देवी में परमाणु डिवाइस लगाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर तत्कालीन भारत सरकार ने हामी भर दी। बस फिर क्या था, अमेरिका ने दुनिया के चुनिंदा पर्वतारोहियों की मदद से 20 अक्टूबर 1965 को नंदा देवी की चोटियों पर फ्रिज के आकार के डिवाइस लगाने का काम शुरू कर दिया। नंदा देवी पर चढ़ाई के लिए 8 सदस्यों का दल इस अभियान के लिए रवाना हुआ। इसमें IB के चीफ और CIA के एक अधिकारी के अलावा 33 भूटिया और 9 शेरपा भी थे। इसमें भारत के एवरेस्ट विजेता MS कौली को भी शामिल किया गया था। हालांकि उन्हें बताया नहीं गया कि मिशन किस चीज के लिए है। इस मिशन को नाम दिया गया ब्लू माउंटेन। अमेरिका के मिशन का मकसद था परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एक जासूसी उपकरण को नंदा देवी पर लगाना। ये एक तरह की लिसनिंग डिवाइस थी जो प्लूटोनियम से ऊर्जा लेती थी। 14 अक्टूबर 1965 को सभी पर्वतारोही नंदा देवी के आखिरी बेस कैंप पहुंचे थे। उनके पास प्लूटोनियम की 7 कैप्सूल थी, जिन्हें अच्छी तरह सुरक्षित रखा गया था। लेकिन नंदा देवी की चोटी पर आए बर्फीले तूफान को देखते हुए प्लूटोनियम को वहीं पत्थर से बांधकर छोड़ दिया गया और सारे पर्वतारोही वापस लौट आए। साल 1966 में एक बार फिर से नंदा देवी की चोटियों पर चढ़ाई की गई, लेकिन जब दल उसी जगह पर पहुंचा तो वहां से प्लूटोनियम के ये 7 कैप्सूल गायब मिले। ये प्लूटोनियम इतना खतरनाक था कि अगर ये फट जाता तो उत्तराखंड में तबाही आ जाती। खतरे को भांपते हुए 1967, 1968 और 1969 में खोजी दल भी वहां भेजे गए, लेकिन प्लूटोनियम कभी मिला ही नहीं। अमेरिका ने 1965 में मिशन के पूरा होने के बाद साल 1966 में नंदा देवी पर एक दूसरा डिवाइस तो लगा दिया था, लेकिन अब भी 4 किलो प्लूटोनियम नंदा देवी पर कहीं मौजूद था। इसके खतरे को आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका ने नागासाकी पर जो परमाणु बम बरसाया था वो 5 किलो का था, यानी उससे मात्र 1 किलो कम प्लूटोनियम कितनी तबाही मचाने की ताकत रखता है, ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समय के साथ प्लूटोनियम का मुद्दा भी दफन हो गया, जबकि वैज्ञानिकों की माने तो प्लूटोनियम का असर 75 सालों तक रहता है। इसी साल नंदा देवी ग्लेशियर से ऋषिगंगा में जो तबाही आई थी, उसने एक बार फिर से इस प्लूटोनियम की यादें ताजा कर दी। इस तबाही के बाद वैज्ञानिकों को लगा कि ऋषिगंगा में प्लूटोनियम का कचरा तो बहकर नहीं आ गया। दरअसल प्लूटोनियम चांदी के रंग का एक रेडियो एक्टिव धातु है। इसका नाम प्लूटो ग्रह के नाम पर रखा गया है। प्लूटोनियम 239 भी यूरेनियम 233 की तरह ही उन चंद धातुओं में से एक है जिसका परमाणु एक से अधिक भागों में टूटकर नाभिकीय विस्फोट कर सकता है। रेडियो एक्टिव किरणों से सबसे ज्यादा नुकसान इंसानों को होता है। इससे कैंसर और विकलांगता जैसी बीमारियां हो सकती हैं। फिलहाल ये प्लूटोनियम अब भी नंदा देवी के पहाड़ों पर मौजूद है और हो सकता है कि हिमालय में मौजूद ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की वजह भी यही हो। फिलहाल वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की वजह क्या है, और जब तक वजह साफ नहीं हो जाती तब तक प्लूटोनियम का संदेह सबके मन में बना ही रहेगा।